हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम पहुंच जाते हैं ग्रैंड वजीर अहमद के घर में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जाकिया जो होती है अपने पापा के कहे अनुसार वो वहाँ पर वापस आ जाती है। और इधर उधर देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। और वो ये सोच रही थी कि यहाँ पर तो हमेशा सोल्जर तैनात रहते हैं ना, मगर आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इतना सुनसान हुआ पड़ा है सब कुछ। और तभी फिर वो पास खड़े सिपाही की ओर देखने लगती है और उसे देखकर कहती है कि सारे सोल्जर कहाँ चले गए हैं, क्या फादर यहाँ पर नहीं है। और तभी फिर वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए कहता है कि मैं बताऊं कि ना। और फिर वो कहता है कि असल में वो सब लोग मेन कैपिटल में पहुंच चुके हैं युद्ध करने के लिए। और ये बात सुन के जाकिया एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर आई हूँ और ये युद्ध कब से स्टार्ट हो गया, और क्या किसी को पता है कि ये युद्ध हो रहा है। और राकुन, क्या राकुन की मर्जी से वहाँ पर सिपाही गए हैं? नहीं नहीं, राकुन की मर्जी से कैसे हो सकता है, राकुन को तो पता भी नहीं होगा। क्या मेरे पापा इस हद तक जा सकते हैं? आज उन्हें सत्ता इतनी ज्यादा प्यारी हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। जाकिया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पापा यानी कि ग्रैंड वजीर इतने ज्यादा शोहरत के नशे में अंधे हो चुके हैं कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे ये सब रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। मैं इस तरीके से सिहाद को कुछ नहीं होने दे सकती, क्योंकि अगर सिहाद को कुछ हुआ तो पेशियन का अंत हो जाएगा। और फिर वो उस व्यक्ति को देखकर कहती है कि अभी के अभी बग्गी को उल्टा करो और हम इसी वक्त कैपिटल में वापस चलेंगे। और ये बोलकर हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग पेशियान में पहुंच जाते हैं। और इधर पेशियान का सीन कुछ अलग होता है। एक व्यक्ति आकर हमारे वजीर से कहता है कि आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है, हमने ईमान को टावर के अंदर कैद कर लिया है। बाकी जो न्यूज़ है वो वर्मन के तरफ से आती ही होगी। और ये सुन के तो ग्रैंड वजीर खुश हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगते हैं कि बस कुछ ही वक्त की बात है, ये सारा का सारा पेशियान मेरे हाथों में होगा। और जब ये सब कुछ मेरे हाथों में होगा ना, तो मैं एक सही उत्तराधिकारी को इसके तख्त पर बिठा दूंगा और फिर सारा का सारा कंट्रोल मेरे हाथों में होगा, क्योंकि उसे कठपुतली की तरह नचाने वाला आखिरकार मैं ही हूँगा ना। हाँ, मगर इससे अच्छा भी एक काम हो सकता है, क्यों ना इस तख्त को मैं ही संभाल लूं, मेरे अलावा और कोई इस योग्य है क्या। और तभी पीछे से आवाज आती है, फादर। वो एकदम से हैरान होकर पीछे की ओर पलट कर देखते हैं। जाकिया एकदम से भागते हुए आ रही थी। वो इतना हाँफ रही थी कि उसकी धड़कन तक उसका साथ नहीं दे रही थी। और ये देखकर कहीं ना कहीं ग्रैंड वजीर भी हैरान थे कि मैंने तो इसे यहाँ से बाहर भेजा था ना, ये यहाँ पर वापस क्या कर रही है। और फिर वो उसे देखकर कहते हैं कि जाकिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना था तुम्हें। और फिर वो एकदम से पहले तो गहरी गहरी सांसें लेती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा दौड़ कर आई थी। और फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि पापा प्लीज, क्या अब आप बस करेंगे ये सब। वो अपनी आंखें इस तरीके से मूंद लेती है जैसे अभी वो अपने फादर का सामना ना कर पा रही हो, इसलिए तो वो बस चिल्लाती है और एकदम से घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि बस कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब कुछ। आप अच्छे से जानते हैं सिहाद के अंदर जितनी पावर है हम उसके सामने नहीं टिक सकते। और आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि साकुन के हम पर कितने मेहरबानियां हैं। उन्होंने आपको ग्रैंड वजीर का खिताब दिया था, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। हम उनके वंशजों को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं, ये सही नहीं होगा। पापा प्लीज, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। आज जाकिया ने एक ऐसा फैसला किया था जो उसके पापा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उनकी अपनी बेटी अपने खिलाफ हो जाएगी।
और तभी तो वो गुस्से में उन्हें देखकर कहते हैं कि जाकिया, हाँ, सच में मैं तुम्हें लेकर काफी गलत था। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अपने ही पापा को चैलेंज कर रही हो। हाँ, लगता है मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई गलती कर दी है, या ये कहूँ कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से संस्कार देने में असमर्थ रहा। और ये बोलकर वो जाकिया को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। और अपने पापा की ये बात सुनकर जाकिया एकदम से हैरान थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज तक उनके खिलाफ वो कभी गई ही नहीं थी। और तभी फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जगह अच्छे से दोबारा जान लेनी चाहिए कि आखिर तुम हो क्या, और आखिर औरत के तौर तरीके, रहन सहन और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सब अब तुम्हें दोबारा सीखना होगा। और फिर वो गुस्से से एक गार्ड को बुलाते हुए कहते हैं कि गार्ड, इधर आओ, जाकिया को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया जाए और इसे हरम की हर एक चीज दोबारा सिखाई जाए, और इसे तब तक वहां पर रखा जाएगा जब तक मुझे इसके लायक कोई लड़का नहीं मिल जाता। तब तक ये खुद को एहसास कराएगी कि इसने क्या गलती की है। और यही कहकर वो उसकी बेटी को खुद से अलग कर देता है। वो दौलत और शोहरत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि इस वक्त वो अपनी खुद की इकलौती बेटी के भी खिलाफ जाकर डिसीजन ले रहा है। और ये सारी चीजें पानी में बैठकर हमारे वैदिक यानी कि एक ही इकलौते नॉन ह्यूमन पर्सन देख रहे होते हैं और कहते हैं कि सच में अब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। और तभी फिर वो अंदर जाते हैं और दूर से बेही को देखकर कहते हैं कि बेही, क्या तुम मेरे पास आओगे जरा। और हमारे हीरो उसे गौर से घूरने लगते हैं कि इसने मुझे क्यों बुलाया है। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे थे। और बेही कहते हैं, हाँ, मैं अशीना के लिए पानी लेने जा रहा था, मुझे लगा शायद उसे प्यास लग जाएगी। और ये बात सुन के वो हंसने लगते हैं, कहते मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं था कि पेसियान का राजा कभी एक औरत के लिए पानी लेने जाएगा। सच में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देती है, आपको रेडी रहना चाहिए। और फिर वो अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं, वैसे अशीना के अब जख्म कैसे हैं। और हमारे बेही कहते हैं कि हाँ, अब जख्म तो सारे भर चुके हैं, बस सिर्फ निशान रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। और तभी वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ बाहर आओगे। और फिर वो पानी के पास हमारे राकुन को ले आते हैं और कहते हैं, जरा पानी के अंदर देखो तो। और हमारे हीरो गौर से घूर कर पहले तो वैदिक को देखने लगते हैं कि आखिर ये चाहता क्या है मुझसे, मतलब मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। और फिर वो पानी की ओर देखने लगते हैं कि चलो पानी के अंदर क्या है देखें तो। और फिर देखते ही देखते वो पानी के अंदर कोई अजीब सी जादुई शक्ति उनके हाथों से जाने लगती है, जिसे राकुन देखकर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। और फिर एकदम से पानी के अंदर वीडियो सी चलने लगती है और हमारे हीरो उधर देखने लगते हैं। उधर से आवाज आ रही थी, अरे वहाँ देखो, वो उधर जा रहे हैं, अरे हाँ हाँ, उन्हें पकड़ो, उनके पीछे जाओ। और वो देखता है कि कुछ सिपाही दो लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और ये देखकर हमारे राकुन हैरान थे कि ये क्या नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि उसने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी देखा ही नहीं था कुछ, इसलिए आज वो काफी परेशान था। और फिर वो गौर से देखने लगता है कि ये कौन से लोग हैं और कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी उसे दिखाई देता है कि ये तो नासिर है, नासिर और करीम, इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। और फिर वो मन में सोचने लगता है, इसका मतलब आते वक्त जो लोग कराटिया में गए थे उन लोगों को या तो पकड़ लिया गया है या कईयों को मार दिया गया है, क्या सच में। और देखते ही देखते वो सारे सीन उसके सामने आ रहे थे। और फिर वो ईमान को भी वहां पर कमरे में कैद देखता है और सोचने लगता है कि क्या सच में ये सब ग्रैंड वजीर का काम है, क्या उसने पेसियान में सारा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ दिखाकर वैदिक आराम से सामने की ओर देखने लगता है, जैसे वो हमारे हीरो के बारे में अब जानना चाहता था
कि वो इस बारे में क्या सोचता है और अपनी क्या राय देना चाहता है। और तभी हमारे हीरो उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी तुम्हें तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो तुम तो कभी गए ही नहीं। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, भले ही वहाँ पर कितना खून खराबा क्यों ना हो रहा हो। और तभी फिर वैदिक कुछ सोचते हुए कहता है कि अब तक तो मुझे यही लगता था कि मेरा रोल सिर्फ पेशियान अपने बच्चों को सौंप कर वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं बस उन्हें देखने का काम है। उनकी ज़िंदगी में मुझे कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करनी। पर जब सिविल वॉर होनी शुरू हो चुकी, लोग गद्दी के लिए आपस में एक दूसरे को मारने लगे हैं, तो सच कहूँ अब मुझसे भी चुपचाप बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी पेशियां ये कभी भी नहीं चाहती थी और वो ये सब कभी भी देखना नहीं चाहेगी। युद्ध की वजह से कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, भूख प्यास हर जगह पर मंदी छा जाती है, और ऐसा सपना तो मेरी पेशियां ने कभी देखा ही नहीं था ना। और मैंने उसके नाम पर इस जगह को बनाया है, तो मैं ये सारी चीजें बैठे बिठाए अब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। असल में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। हाँ, मैं अभी भी नहीं करूँगा, मगर अब ये तुम्हारा और अशीना का काम है। अब इन सब चीज़ों को तुम संभालो। ये बोलकर वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी पीछे से आशीना आती है और कहती है कि क्या संभालना होगा मुझे और बहदाद को? आखिर कौन सी बात है जो आप दोनों कर रहे हैं?